सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं एक नए इसी चैप्टर का संघवाद से जो है एक नया टॉपिक मैं आप स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको संघीय व्यवस्था बताई थी। हमारे भारत में संघीय व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, और भारत में संघीय व्यवस्था का जो है किस तरह से उसको विधायी शक्तियों को बांटा गया था, जिसमें मैंने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में आपको बताया था। तो आज इस चैप्टर के मुख्य कुछ टॉपिक और रह गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, जिसमें आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ता हूँ, इस कोर्स को आगे बढ़ाता हूँ, इस चैप्टर को। तो आज हम बात करेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। हमने जितने देशों का भी संघीय व्यवस्था देखी, चाहे हमने भारत का पढ़ा, चाहे हमने बेल्जियम के बारे में देखा, हमने अन्य देशों की संघीय व्यवस्था किस तरह से प्रस्तापित होती है उसके बारे में भी कल मैंने आपको बताया था। तो संघीय व्यवस्था को सही ढंग से काम करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, मतलब संविधान में परिवर्तन किया था, संविधान में बदलाव करके जो है एक आदर्श संघीय व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था। पर संवैधानिक प्रावधान ही जरूरी नहीं है। मतलब हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात करें या कोई भी देश है, किसी भी देश की संघीय व्यवस्था संविधान द्वारा ही जरूरी नहीं है, बल्कि जैसे हमारे जैसे देश में संघीय शासन व्यवस्था अगर अच्छी साबित हुई है, तो इसका कारण ये है कि भारत का लोकतांत्रिक भावना, मतलब संवैधानिक प्रावधानों से ही जो है संघीय व्यवस्था सही ढंग से संचालित नहीं होती है। तो इसका मुख्य श्रेय जो है लोकतांत्रिक राजनीति को देना भी जरूरी है। मतलब आप संविधान कानून हमने बना दिया है, संविधान में सारी व्यवस्था लिख दी है, और अगर वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, अगर जो सरकार, जो नीति निर्माता है, अगर उनके पास अगर उसको सही ढंग से वो लागू नहीं करते हैं, तो फिर उसका क्या औचित्य हुआ? कुछ भी औचित्य नहीं हुआ। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। कोई भी सिस्टम हम जब बनाते हैं तो सिस्टम बन तो जाता है, पर उसको फॉलो करना बड़ा क्या होता है, कठिन होता है। तो संविधान में हमने व्यवस्था तो कर दी, संवैधानिक प्रावधान तो हमने कर दिए, संविधान में हमने सारी चीज़ें लिखित कर दी हैं। अब उसको लागू करना किनका काम है? सरकार का काम है। जब तक लोगों में लोकतांत्रिक चेतना जागृत नहीं आएगी, तब तक वो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसका हमें प्रतिफल या उसका हमको फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है जो सफल हुई है, उसका मुख्य कारण, हम उसकी सफलता का श्रेय केवल संविधान को ही नहीं देंगे, बल्कि हम उसको किसको देंगे? लोकतांत्रिक राजनीति को देंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को देंगे। तो इस तरह से जो है संघवाद की भावना जो होती है, आप जानते हैं कि संघवाद की भावना का मतलब है विविधता का आदर करना। देश के अंदर जितनी भी हमारी सामाजिक विविधता है, सबको साथ रहने की इच्छा होनी चाहिए। संघवाद का मतलब है उस देश के अंदर जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी सामाजिक समुदाय के लोग हैं, सबके मन में ये रहना चाहिए कि भी हम सब एक साथ रहें, और यही उसका एक आदर्श रूप है। तो इस प्रकार से जो है ये संघीय व्यवस्था ऐसे सही ढंग से चलती है। तो उसमें जब हमारे संविधान जब बना था, तो उसमें भी ये कहा गया कि ये संविधान तब तक अच्छा नहीं हो सकता है जब तक इसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि ये संविधान जब उन्होंने बनाया, लास्ट में जब उन्होंने देश को ये संविधान समर्पित किया, तो उन्होंने कहा था कि ये संविधान तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक इसको लागू करने वाले लोग क्या नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। मतलब इसमें अगर लागू करने वाले कौन है? सरकार है। लागू करने वाले लोग कौन है? हमारे नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप ये संविधान तब तक बुरा साबित होगा अगर इसको लागू करने वाले लोग यदि क्या नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। तो आज हम देखते हैं कि मतलब सबसे बड़ी बात आती है कि हमने नियम, कायदे, कानून, संविधान सब बना रखा है। संघीय व्यवस्था में साथ रहने के लिए हमने सारे प्रावधान किए गए हैं, पर हमारे देश के जो नीति निर्माता है उनमें भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई ये व्यवस्था नागरिकों के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए है, तो उसमें जो चीज़ लिखी गई है उसका हमें सही ढंग से अपनी जनता तक जो है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से संघीय व्यवस्था चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें मुख्य हैं।
तो पहले हम बात करते हैं भाषाई राज्य। तो भाषाई राज्य, तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ और उसके क्या नाम कहते हैं, भाग हुए देश के, पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना। तो उस वक्त से लेकर 2020 तक अगर आप देखेंगे या 2006 तक भी अगर आप देखते हो, तो हमारा भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें बहुत बदलाव आप देखेंगे। मतलब जितने हमारे राज्य हैं, तो उन राज्यों का अगर आप मानचित्र देखेंगे, भारत का अगर पूरी भौगोलिक सीमा को आप देखेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो इस अवधि में आप देखेंगे कि ये बदलाव कैसे आया। वो बदलाव क्या है कि जो पुराने प्रांत थे वो गायब हो गए, कई नए प्रांत बन गए, और जो नए प्रांत बने तो उनकी सीमाएं, उनका क्षेत्र, उनका नाम भी बदल गया। और नए राज्यों को बनाने के लिए इस प्रकार का जो प्रस्ताव आया वो कब आया, सन 1950 में। तो भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए क्या कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाए। क्योंकि भाषाई राज्य का मतलब, भाषाई राज्य बनाने के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य के अंदर आ जाएं, जिससे कि उस राज्य के अंदर रहने वाले नागरिकों के मन में क्या हो जाए, अपना लगाव आ जाए। वो सम्मान देना है, संघीय व्यवस्था में लोगों को सम्मान देना है, उनकी सामाजिक विविधताओं को क्या करना है, संवारना है। तो इसी प्रकार जो है हमारे जो भाषाई आधार पर जो राज्य बने, तो उससे भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर भी बने, भूगोल के आधार पर बने, और जातीयता के आधार पर भी बने। तो जैसे नागालैंड है और उत्तराखंड है, झारखंड है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड हमारा भौगोलिक सीमा के आधार पर बना, पहाड़ी राज्य है, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर बना। उत्तराखंड राज्य की एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति है। नागालैंड एक विशेष किस्म की जनजाति है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर शेड्यूल ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं, और झारखंड भी जो है अलग पहचान है। तो ये पहला काम किया संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए, आपको देश के अंदर की जो सामाजिक विविधता है उन विविधताओं को आपको संवारते हुए एक साथ साथ रहने की जो एक व्यवस्था है उसको आगे सुचारू रूप से चलाने का एक कदम है। तो ये तो बात थी। तो ये भाषाई आधार पर क्या बनाए, राज्य बनाए। और जब भाषा के आधार पर जब राज्यों का जब गठन की बात उठी, तो हमारे उस समय के जो नेता थे, तो उनके मन में, राष्ट्रीय जो हमारे नेता थे उनके मन में डर था। उनको लगा यार कहीं ये राष्ट्रीय अगर भाषा के आधार पर अगर हम राज्य बना देंगे तो क्या पता इसका कहीं परिणाम देश के लिए अच्छा ना हो। क्योंकि सब फिर मांग उठाएंगे कि हम भी अलग राज्य बनाओ, हमें भी अलग राज्य दो, हमें भी अलग भाषा है, ये हमारी ये विभिन्न पहचान है। तो ऐसा करने से क्या हो सकता है कि देश टुकड़ों में बढ़ सकता है। क्योंकि हमारे देश में पहले आपको मालूम है, देश में हमारे देश इतने लंबे समय तक गुलाम रहा, विदेशियों का शासन इस देश पर रहा। तो उसमें 565 से भी ज़्यादा 565 रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, रजवाड़े थे। तो उनमें एकता नहीं थी। एकता न होने से क्या हो गया, विदेशी ताकतें आई और उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया। और वो विदेशी शासन के दौर में भी जो है वो रियासतें मतलब क्या थी, विद्यमान थी। तो यही डर, जब वो कहते हैं कि दूध से जला हुआ मुँह भी जो है वो छाछ को भी क्या करता है, फूंक फूंक कर पीता है। क्योंकि एक बार ऐसी गलती थी कि तो छोटी रियासतें थी, छोटे राज्य थे, छोटे प्रांत थे, छोटे रजवाड़े थे। तो विदेशी ताकत आई, उन्होंने गुलाम बना दिया, उन पर उनका कब्जा कर दिया। तो जब राज्य बनाने की जब बात आई, तो राज्य बनाने के लिए भी यही है कि अगर भाषा के आधार पर अगर आप राज्य बनाएंगे, यार लोगों को लगेगा यार कहीं इससे कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं और देश में ऐसी मांग उठती रहेगी तो हम राज्य बढ़ते जाएंगे। तो इससे जो है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश और ज़्यादा एकीकृत हुआ। हमारे देश में एक अच्छी ऐसी इसकी परिणाम ये मिले कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा सुविधा हो गई। मतलब हमने जब अपने सामाजिक विविधताओं का जब हमने इस प्रकार से अगर जब हमने वो दिया, तो उसमें हमारे लिए वो देश के लिए एकता और अखंडता के लिए अच्छा हो गया। और लोगों को हमने सामाजिक समुदायों को, विविधताओं को, भाषाओं को हमने क्या दिया, सम्मान दिया था। तो ये तो था भाषा के आधार पर राज्य। तो भाषा के आधार पर हमने पहला निर्णय 1950 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। तो वो चाहे हमने बहुत भौगोलिक सीमा के आधार पर बनाए, और क्षेत्रीयता के आधार पर बनाए, संस्कृति के आधार पर बनाए, और जातीयता के आधार पर बनाए। तो इस तरह से आप जब 1950 के बाद जब 2006 में का नक्शा ही अगर आप देखेंगे, तो आज हमारा भारत के नक्शे के अंदर जो राज्य हैं उनको देखिए आप, अलग अलग उनकी भौगोलिक सीमाएँ हैं। दूसरा है भाषा नीति। दूसरा संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए भाषा नीति क्या होगी।
भाषा नीति का मतलब ये है कि ये दूसरी बड़ी परीक्षा थी हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे संविधान में किसी एक भाषा को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, क्योंकि भारत के अलावा शायद ही कोई दुनिया का ऐसा देश होगा जहाँ इतनी विविधताएं होंगी, क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है। तो इसलिए हमारे वहाँ ज़्यादा जो भाषा जो बोलने वाले लोग थे वो कौन थे, हिंदी थे। 40% लोग हिंदी बोलते थे। आप अगर इन भाषाओं को बाकी भाषाओं को भी संरक्षण देना जरूरी था। भाई तमिलनाडु में कहीं कन्नड़ है, कहीं उड़िया है, पंजाबी है, मराठी है और दुनिया भर के, अभी हम आगे मैं बात करूँगा, तो कितने किस्म के यहाँ पर लोग हैं। सामाजिक विविधताओं के रूप में भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ इतनी विविधता है। तो इस प्रकार से जो है 40% लोग जो लोग थे उनकी वो हिंदी बोलते थे, उनकी मातृभाषा हिंदी थी। और लेकिन जब संविधान बनाया तो संविधान ने क्या किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा भाई संविधान में 21 भाषाओं को, हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया। तो अनुसूचित भाषा का दर्जा का मतलब ये होता है कि इतनी भाषाओं में मतलब हिंदी के अलावा जो 21 जो भाषाएं थी उन भाषाओं में भी राजकाज चलेगा। और इतने जो भी आपकी ऑल इंडिया लेवल पर जो भी कोई भी आपकी परीक्षा होगी, कोई भी अगर आपकी परीक्षाएं होंगी, मतलब ये आपकी चाहे यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, या बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल के, तो वो इतनी भाषाओं में आएगा, इतनी भाषाओं में छपेगा। मतलब केवल नहीं हिंदी और अंग्रेजी नहीं, बल्कि हिंदी के साथ साथ जो 21 भाषाएँ थी, और 21 भाषाओं का भी मैं नाम बताऊँगा कुछ आपको, तो उन भाषाओं में भी जो है क्या नाम कहते हैं, क्या होगा, काम चलेगा और उम्मीदवार उस भाषा का विकल्प चुन सकता है। तो इसमें राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी भाषा में ही होता है। मतलब ठीक है भाई, ज़्यादातर आपके हिंदी भाषी राज्य हैं, ये तो आप जानते, नॉर्थ एरिया पूरा हिंदी भाषा है, नहीं है। अगर हम उत्तर भारत की बात करेंगे तो हमारे उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं तो ऊपर को सारे हिंदी भाषी राज्य, और नीचे अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर जो है अलग भाषा है। तो श्रीलंका ने ठीक उलट किया। श्रीलंका ने अपने भाषा के आधार पर क्या नाम कहते हैं, क्या किया, बहुसंख्यकवाद के आधार पर सिंहली को ही क्या कर दिया, उसने राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। पर हमारे देश ने ऐसा नहीं किया। पर संविधान के अनुसार ऐसा था कि सरकारी कामकाज की मतलब अंग्रेजी जो थी, कि अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। अगर जब संविधान बना था उसमें ये लिखा गया था कि भाई अंग्रेजी जो भाषा है इसको 1965 में तक बंद कर देंगे। पर भाई साउथ के जितने भी राज्य में अंग्रेजी बोलते हैं, ये आपको मालूम है। तो जब अंग्रेजी भाषा को जब मांग ये उठी तो बहुत से अगर चाहते तो हिंदी को ज़बरदस्ती हम दूसरे पर थोप सकते थे, नहीं है। तो बेल्जियम ने क्या किया, अपनी भाषा को ज़बरदस्ती थोपा। सिंहलियों को भाषा के आधार पर उन्होंने क्या नाम कहते हैं अपने देश की शासन व्यवस्था चलाई, संवैधानिक भाषा बना दिया। पर हमारे देश ने बड़ी सोच समझ कर काम किया, नहीं है। तो 1965 में जो है तो अंग्रेजी अगर हिंदी को ही अगर हम जो थोप देते पूरे भारत में, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं नाराज़गी उत्पन्न होती है। देश के अंदर क्या होता है, सामाजिक टकराव होता। तो अंग्रेजी को भी जो है 1965 तक ये कहा गया भाई अंग्रेजी को भी आप राजकाज की भाषा बनाएंगे। मतलब इस भाषा को भी जो है जैसे काम हिंदी में होता है, सारा गजट जितने भी आपके शासनादेश निकलेंगे, जो भी आपके कार्यालय कार्य होगा, सब वो अंग्रेजी भाषा में भी निकलेगा और हिंदी भाषा में भी निकलेगा। तो ये मामला 1965 तक था कि मतलब अंग्रेजी को 1965 तक ही लागू होना चाहिए था। पर उसके बाद क्या हुआ कि हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया, ठीक हो गया। मतलब बढ़ावा क्या नहीं दिया, मतलब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी ये काम चलता रहा। पर भारत इसमें जो है मतलब इस मामले में जो है भारत ने क्या किया, लचीला रुख अपनाया, नहीं है। और श्रीलंका ने उल्टा काम किया तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। तो ये तो बात थी भाषा। नहीं तो भाषा के मामले में भी जो है हमारे देश ने बड़े सोच समझ कर काम किया। उसके बाद है केंद्र और राज्य संबंध है। संघीय शासन व्यवस्था को क्या नाम कहते हैं चलाने के लिए जो है केंद्र और राज्य के भी संबंध कैसे होंगे। तो केंद्र और राज्य के भी संबंध जो है आए दिन बदलाव हमने देखा है कि विगत काफ़ी समय से। तो उसमें क्या नाम कहते हैं संघवाद में क्या नाम कहते हैं साझेदार से संवैधानिक व्यवस्था मतलब वास्तविक रूप लेती है। और इस तरह से जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो है अब आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय तक केंद्र में पूरे देश में एक ही पार्टी की सरकार रहा करती थी। अगर आप 1990 से पहले की अगर आप बात करें तो हमारे देश में एक ही पार्टी की सरकार रही। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई राज्यों की जो हमारी जो संघीय व्यवस्था जो हमारे राज्य और वो थे, तो वहाँ पर भी जो है क्या नाम कहते हैं जो जिसकी सरकार केंद्र में होती थी, जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार केंद्र में होती थी, वो राज्यों को भी जो है वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को फेल करके अपना ही जो है शासन चलाती थी। तो लंबे समय तक आपने देखा होगा कि हमारे देश में किसका सरकार था, किसकी सरकार थी, कांग्रेस की थी। तो 90 के बाद जो है धीमे धीमे क्या आया, तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं जो है इसका मतलब सही ढंग से जो हमने संघीय व्यवस्था का मतलब ये है कि जो दूसरे स्तर की सरकारें होती हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने क्या किया,
उतने खुले स्वतंत्र रूप से उनको काम करने नहीं दिया, या कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर संवैधानिक मतलब दांव पेचों में फंसाकर राज्य में भी जो है अपनी सरकार बनाने का काम किया, या इतनी हमारी लोकतांत्रिक या संवैधानिक उतने से ढंग से मतलब वो प्रावधान लागू नहीं किए गए थे, या लोगों में उतनी चेतना नहीं थी। पर 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। 90 के बाद क्या हुआ, 1990 के बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो जब किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने का मतलब है कि धीमे धीमे हमारे देश में लोकतांत्रिक चेतना आने लगी, मतलब राजनीतिक चेतना आने लगी। तो 90 के बाद जो गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई, लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां उभरी, राज्यों की छोटी छोटी पार्टियां उभरी, और इससे जो है जब सरकार बनी तो सब ने मिलजुल कर जो है गठबंधन की संसद के अनुसार एक निश्चित संख्या 2/3 बहुमत जिस पार्टी को मिलता है वही सरकार बनाती है। तो राज्य सरकारों को भी जो है स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति बन गई। तो राज्य सरकारों को का पहले जो है कहीं ना कहीं शोषण किया था, पर 90 के बाद जो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 के बाद ये प्रश्न भी है पीछे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1990 में भारत के संघीय व्यवस्था में क्या बदलाव आया। तो आप देखते हैं कि नियमित यहाँ पर क्या हुआ, तो बड़ी जो गठबंधन की सरकारें बनी, और इससे जो है स्वायत्तता का जो आदर था वो पहले से ज़्यादा मतलब राज्य में पनपने लगी। और इसके साथ साथ जो है इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से भी बल मिला, क्योंकि देश का सर्वोच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, तो उसने की जो है केंद्र की जो मनमानी थी उस पर अंकुश लगाने का काम किसने किया, हमारे न्यायपालिका ने किया। तो इस प्रकार से जो है ये जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध थे वो धीमे धीमे जो है क्या होने लगे थे, कम, मतलब राज्यों के संबंध मतलब पहले से बेहतर होने लगे थे। तो हमने उसी प्रकार हम ये तो इस तरह से ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। तो इसमें भारत की जो अनुसूचित भाषाएं हैं, तो उसमें आप किताब में देखेंगे एक तालिका बनी है जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदी है आपकी 40.2%, उसके बाद असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, तो ये सब भाषाएं आपकी भारत की क्या है, अनुसूचित भाषा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था से चाहे वो भाषा नीति है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से हमारे देश में संघीय व्यवस्था जो है सही ढंग से क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर पूरा होता है।